हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं यार्न इवननेस टेस्टिंग। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले अपलोड किया था। उसमें आपने देखा था कि इरेगुलरिटी क्या आती है, पीरियोडिक वेरिएशन और नॉन पीरियोडिक वेरिएशन यानी कि रैंडम वेरिएशन क्या होती है। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको और नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम यार्न इवननेस को किस तरह से टेस्ट करते हैं और ऊस्टर क्लासिमेट फॉल्ट्स क्या होते हैं। आपने देखा था इरेगुलरिटी क्या है, जो मास पर यूनिट लेंथ की वेरिएशन आती है हमारे पास फाइबर में, उसको हम बोलते हैं इरेगुलरिटी है, मतलब कि अनइवननेस है जो कि इवन नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी मीन वैल्यू से देख लेते हैं हमारे पास कितनी डेविएशन आई। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम दो तरीके से रिजेंबल करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। एक आता है हमारे पास यू परसेंटेज और दूसरा आता है सी वी परसेंटेज। यू परसेंटेज इरेगुलरिटी बताता है, मतलब ऊस्टर परसेंटेज बताता है। इसका होता है कि ऊस्टर परसेंटेज तो हमारे पास ऊस्टर एक कंपनी है, उसने अपना स्टैंडर्ड बना दिया है, वरना ये है क्या परसेंटेज मास डेविएशन है, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितनी हमारे पास वेरिएशन आ रही है, उसको ये डिनोट करता है हमारे पास यू परसेंटेज। और सीवी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कोफिशिएंट क्या है हमारा। ठीक है, तो इम्परफेक्शंस क्या होती हैं, जो भी हमारे पास स्टेपल फाइबर होते हैं उसमें हम ये देखते हैं, तो उसमें कुछ इम्परफेक्शंस आती हैं। ठीक है, ये तीन तरीके में इसको डिवाइड करें, एक तो थिन प्लेस, सेकेंड है थिक प्लेस और तीसरा है नैप्स। मतलब जैसे कोई जा रहा है, उसकी हमारे पास मोटाई जो घट गई तो क्या हुआ, थिन प्लेस। अगर वो मोटा हो गया, डाया ज़्यादा हो गया, तो वो थिक प्लेस हो गया। और छोटी छोटी गांठें आ जाती हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कि वो नैप्स हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल और इम्प्रॉपर अगर हमारे पास प्रिपरेशन का प्रोसेस है, इसलिए अराइज होती हैं। ठीक है, और इसको हमारे पास लेवल जो है वो थिन प्लेसेस अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डायमीटर के 50% तक कम हो गई हमारे पास, अगर उसकी डायमीटर, तो बोलेंगे थिन है। और 50% ज़्यादा हो गया तो वो थिक प्लेस है। और जो नैप्स रहती हैं, गांठें रहती हैं, वो डायमीटर के 200% ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, अब इरेगुलरिटी जो होती है यार्न को, इसको हम बताते हैं कि लीनियर डेंसिटी में अगर उसकी वेरिएशन आ रही है, थिकनेस में वेरिएशन है, ट्विस्ट में वेरिएशन है, ये स्ट्रेंथ में वेरिएशन है, या फिर उसके कलर में वेरिएशन है, तो हम उसको इरेगुलरिटी की तरह दिखते हैं। ठीक है, पीरियोडिक वेरिएशंस आपको बताई थी, क्या है उनका कि एक डेफिनेट उनका पैटर्न है, एक डेफिनेट सीक्वेंस में चल रही हैं वो, तो उनको बोलते हैं हम पीरियोडिक वेरिएशंस। क्या क्या थी इसमें, तीन तरह से डिवाइड करी थी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। मतलब फाइबर की लेंथ से 1 से 10 गुना है तो वो शॉर्ट टर्म है, 10 से 100 गुना है तो वो क्या है, मीडियम टर्म है, और 100 से 1000 गुना है तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म वेरिएशंस है। अब इफेक्ट क्या पड़ता है इरेगुलरिटी, वेट पर यूनिट में जो इरेगुलरिटी है उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, किस किस चीज़ पे पड़ता है। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, सेकेंड है फैब्रिक की अपीयरेंस पे। नीटेड गुड्स जो होते हैं हमारे पास, नीटेड जितना भी मटेरियल है उसमें क्या स्ट्राइप्स बन जाती हैं, लाइनें सी आ जाती हैं। और डाइंग और फिनिशिंग में भी इस वजह से हमारे फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंथ पे देखो, अगर थिन प्लेस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो वीक प्लेस जनरेट करेंगे, तो हमारे पास स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाएगी, है ना। और जो थिकर स्लाइवर होगा तो वो क्या नॉटिंग हो जाएगी यार्न में। ठीक है, और फैब्रिक की अपीयरेंस को भी ये डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा हमारे पास इरेगुलरिटी है ना, तो वो फैब्रिक की अपीयरेंस जो है हमारे पास ख़राब हो जाती है। तो हमारे पास इसकी अपीयरेंस को हमने कहा है कि डायमंड बार्स से बन जाती है, लाइनें बन जाती हैं, बेफ्ट बार बनेंगी या ब्लॉक बार बनेंगी, मतलब अलग सा उसका इफेक्ट आ जाता है जो हमें डिज़ायरेबल नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्राइपी नीटेड गुड्स। जितना भी नीटेड हमारे पास मटेरियल है, नीटेड हमने फैब्रिक बनाया है, तो उसमें हमारे पास इरेगुलरिटी आती है, उसमें स्ट्राइप्स बनती हैं, लाइनें जैसे बनती हैं, तो वो अच्छी नहीं दिखती हैं। अगर है हमारे पास डाइंग और फिनिशिंग में भी हमारे फॉल्ट आ जाते हैं, जो थिक पार्ट होगा, मतलब जहाँ पे हमारे थिक प्लेसेस हैं,
तो क्या करते हैं वो ज़्यादा साइज़ खींचेंगे, जब हम उनकी साइजिंग करेंगे ना वीविंग से पहले, तो वो साइज़ जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो हार्ड रीजन बन जाएगा। तो डाइंग जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता, जहाँ पे थिक प्लेसेस है वहाँ ज़्यादा खींचेगा, थिन में कम खींचेगा, तो हमारे पास अनइवन डाइंग हो रही है, डाइंग होगी और वो कलर हमारे पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है। अब हम इरेगुलरिटी को कैसे मेज़र करते हैं, काफ़ी सारे मेथड हैं इसके, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। एक है आपके में फिल्डन-बॉकर या इवननेस और दूसरा है ऊस्टर इवननेस टेस्टर, ठीक है। पर आप देख लीजिए कि क्या क्या मेथड होते हैं। एक विजुअल मेथड भी है, देखने पे देख लेंगे हाँ मोटा पतला लग रहा है, एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कटिंग एंड वेइंग मेथड है, उसमें क्या करेंगे मास पर यूनिट लेंथ देख लेंगे, अगर उसमें वेरिएशन है तो मतलब इरेगुलरिटी है। वेरिएशन थिकनेस अंडर कंप्रेशन, तो हमारे पास इसकी मशीन है, विरा और लिंड्रा मशीन्स हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस टेस्टर है, ये आपके दोनों सिलेबस में मतलब कैपेसिटर के रूप में काम करते हैं दोनों, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक टेस्टर, इसमें भी वीरा और लिंड्रा टेस्टर है। फिर इसके अलावा हम एयर फ्लो मेथड से भी चेक करते हैं, जैसे हमने डाया चेक करा था ना, उसी तरह से हम इरेगुलरिटी भी चेक करते हैं, एयर फ्लो मेथड है। और अगला है मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये सारे मेथड हैं आपके इरेगुलरिटी को मेज़र करने के। सबसे पहला हमारे पास ऊस्टर इवननेस टेस्टर, इस तरह की मशीन रहती है। ये पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो पैकेज रखे हैं ये हमारे पास क्रील है, ये स्क्रीन है जिस पे हम सारा मॉनिटर करेंगे, ग्राफ वगैरह हमें आ जाएगा, क्या रिपोर्ट चाहिए, साथ में इसके प्रिंटर लगा है। और ये हमारे पास मशीन है जो हमारे पास मेज़र करेगी उसकी इवननेस, ठीक है। इससे हम क्या क्या मेज़र करते हैं, यू परसेंटेज मेज़र करता है ये, CV परसेंटेज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, हैरीनेस, इम्परफेक्शन इंडेक्स, थिक प्लेसेस, थिन प्लेसेस और नैप्स, ठीक है। हम इसमें रोविंग स्लाइवर का भी मेज़र करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हम ऊस्टर इवननेस टेस्टर और ऊस्टर टेस्टर मशीन, ठीक है। इसमें हैरीनेस भी मेज़र करते हैं और इवननेस को भी मेज़र करा जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि 2 हमारे पास ऑसिलेटर हैं A और B, ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसी के हमारे पास, ठीक है। और एक कैपेसिटर रहता है C जो, ठीक है। अब इनके बीच में इनिशियल फ्रीक्वेंसी तो इनकी 0 रहती है, ठीक है। जब इनके बीच में हम धागा पास करते हैं, ठीक है, जब धागा हमारे पास इसका पास करता है तो जो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है, वो मेज़र करता रहता है कि अभी मोटा जा रहा है कि पतला जा रहा है। ये दोनों कैपेसिटर प्लेट्स हैं, इनके बीच में हमारा गुजर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये सिग्नल देता रहता है ना, मीटर जो हमारे पास लगा उसको सिग्नल देता रहेगा जैसी जैसी वेरिएशन आती रहेगी, ठीक है। तो वेरिएशन के क्या रिकॉर्ड होती रहती है ये, ठीक है। इंडिकेटर में हमारे पास इरेगुलरिटी जो फीड हो जाती है, फिर हम उसी से ऑलरेडी कंप्यूटर जो है वो कर लेता है कि इसकी मीन क्या है, डेविएशन कितनी है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आया, ठीक है। तो इसके हमारे पास फीचर क्या क्या है मशीन के, क्रील लगी हुई है जो गाइड करेगी मटेरियल को, पैकेज जिस पे हम रखेंगे, ठीक है। जो ट्रेवर्स रोलर होता है हमारे पास, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा रहती है, 2 से लेके 100 यार्ड पर मिनट तक ये स्पीड को मेज़र करता रहता है। स्पीड से हमारा मटेरियल चलेगा तब भी ये मशीन जो है हमारे पास चेक करती रहेगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी में कितनी डेविएशन आ रही है। हर चीज़ के कंट्रोल स्विचेस दे रखे हैं, ठीक है। जो पेन रिकॉर्डर है वो भी अच्छी स्पीड का है, मतलब 1 से लेके 40 इंच पर मीटर तक स्पीड का अगर हमारे पास चलता है तो उसको रिकॉर्ड कर सकता है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास ऊस्टर इवननेस टेस्टर की, ठीक है। जो CV परसेंटेज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने मेज़र करा, ठीक है, तो वेरिएशन इन वेट पर यूनिट लेंथ वो हमें बताएगा, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट हमें इरेगुलरिटी कितनी है मटेरियल में और बहुत अच्छी स्पीड में, मतलब 2 से लेके 100 फीट पर मिनट की स्पीड पे अगर हम धागा भगा रहे हैं तो उस पर भी ये हमारे पास कितनी इरेगुलरिटी है वो मटेरियल की बता देता है, ठीक है। मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों चीज़ें बताता है ये। और जो हमारे पास रिकॉर्डर है, पेन जो है जो हमारे पास वेरिएशन को रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी भी स्पीड 100 यार्ड्स पर मिनट की है, मतलब क्विक फास्ट रिजल्ट हैं इसके हमारे। और डिसएडवांटेज क्या क्या है इस मशीन के, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट से अफेक्ट होती है, मतलब हमें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मेंटेन करके रखना पड़ता है 27 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर और 65% हमें ह्यूमिडिटी का कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि थिक और थिन प्लेस को ये डिटेक्ट नहीं करती है, खाली हमें फ्रीक्वेंसी बताती है कि हाँ इतनी रेंज तक हमारा जा रहा है, ठीक है। और एक लिमिट है इसकी थिकनेस चेक करने की, अगर बहुत ही चौड़ा मटेरियल दे दिया बहुत थिक तो उतना नहीं कर पाएगी, एक लिमिट है इसकी, ठीक है। कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, यान की इवननेस, रोविंग स्लाइवर है ना, जितना भी हमारे पास प्रोसेसिंग का स्लाइवर है उसकी भी हम इवननेस चेक करेंगे, एज वेल एज जो हमारा फाइनल यान बन गया उसकी भी हम इवननेस इससे टेस्ट करेंगे, ठीक है। इम्परफेक्शन को मेज़र कर जाता है कि कितने थिक और थिन प्लेसेस हैं, मास की एनालिसिस कर देगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हो जाती है, यान की हैरीनेस के बारे में भी हमें इससे पता चलता है ना। और फैब्रिक किस हिसाब से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है तो पहले से हमें फैब्रिक के बारे में पता चल जाएगा कि इस यान से ऐसा मटेरियल बनेगा, है ना, कि कितना यान इकट्ठा हो जाएगा, कितना मोटा पतला है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, है ना। और कितना ट्रेंड में क्या वेरिएशन आ रहा है, ये सब चीज़ें हमें उस इवननेस टेस्टर बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्डन वॉकर यान इवननेस टेस्टर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या रहता है, एक तो हमारे पास मेजरिंग कैपेसिटर है, फिगर में देखते हैं, ये देखो ये हमारे पास मेजरिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर के बीच में क्या जाएगा, हमारे पास धागा जाएगा, तो हमारे पास उससे हमारा पता चल जाएगा कि क्या वेरिएशन आ रही है कैपेसिटर भी। यहाँ पे टेकअप रोलर है, टेकअप रोलर का क्या काम क्या है, धागे को खींचना, और ये यान की रील है, इस पे धागा बनता जाएगा, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें फिल्डन वॉकर इवननेस टेस्ट में, कैपेसिटर है, टेकअप रोलर है, और फिर ये यहाँ से बनता जाएगा। इसके अलावा क्या क्या दिया गया है, क्रील दी गई है जो मटेरियल को होल्ड करेगी, ठीक है। टेकअप रोलर है जो खींचेगी, किस स्पीड पे खींचते हैं, 5 स्पीड से लेके 50 फीट पर मिनट तक ये खींचते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है ये बी, क्या है, डेविएशन मीटर, कितनी डेविएशन आ रही है ये उसको डिनोट करता है। और सी है हमारे पास मीन लेवल मीटर, मतलब वो मीन बताएगा कि एवरेज वैल्यू कितनी है। और यहाँ पे ही साथ में हमारे पास लगा है ये पेन रिकॉर्डर, जैसे जैसे ये जा रहा है तो ये रिकॉर्ड करता रहता है कितनी डेविएशन है, तो इस हिसाब से ये ग्राफ बना देता है हमारे पास। ये बैलेंस कंट्रोल है जो कि हमारे पास पेन को मेंटेन करते हैं कि ये इधर उधर ना भागे, ठीक है। तो बैलेंस कंट्रोल दे रखा है, डैम्पिंग स्विच दे रखा है, और सेंसिटिविटी कंट्रोल रखा है, मतलब ठीक है। मीटर ए दिया गया है, ये वेरिएशन बताता है, ये जो वेरिएशन चल रही है ना यहाँ पे पेन रिकॉर्ड कर रहा है, ये ए उसको डिनोट करता रहता है, इस हिसाब से हमारा पेन रिकॉर्डर काम करता है। और बी जो है वो पूरी डेविएशन बताता है, और सी बताता है उसकी कि मीन कितना था, एवरेज वैल्यू कितनी थी, ठीक है। बी हमारा बता रहा है डेविएशन फ्रॉम मीन लेवल, और सी बता रहा है मीन का लेवल कितना है, ठीक है। इसके अलावा सेंसिटिव कंट्रोल दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करेंगे। पेन रिकॉर्डर है जो हमारे पास पॉइंटर की मूवमेंट बताएगा कि ए मीटर के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग चलेगा हमारे पास ये पेन मीटर, ठीक है। ये था आपका फिल्डन वॉकर इवननेस टेस्टर, ये भी कैपेसिटर के अकॉर्डिंग कर रहा है, यहाँ से हमारा धागा गया, जितनी वेरिएशन थी वो ए ने डेविएशन कर दी, वो पेन रिकॉर्डिंग में हमारे पास चार्ट बन गया। जो सी है हमारे पास मीन वैल्यू दर्शाता रहेगा ताकि हम इसका ग्राफ बना दें, और बाद में हमारे पास एनालिसिस के लिए हो जाएगा। और बी जो है वो डेविएशन को डिनोट करता रहता है, क्या क्या हमारे पास डेविएशन हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास यान फॉल्ट की क्लासिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं क्लासीमेट फॉल्ट या ऊस्टर क्लासीमेट फॉल्ट, ठीक है। तो ये यान की इम्परफेक्शन को बताते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास 100% से ज़्यादा मास हो जाता है या लंबी लेंथ है तो उसको हम कहते हैं हमारे पास ये फॉल्ट है। जो इम्परफेक्शंस होती हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, जबकि जो फॉल्ट होते हैं हमारे पास वो कभी कभार आने वाली चीज़ें, ठीक है। और जो फॉल्ट होते हैं उनका यान की परफॉर्मेंस पे होता है वो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत काम ख़राब करेंगे आगे वाली स्टेज में जाके,
है ना। इम्परफेक्शन है वो तो छोटी मोटी रहती है, फॉल्ट जो होता है वो बड़े स्केल का होता है क्योंकि उनकी लेंथ भी बड़ी है, डाया भी बड़ा है ना। तो जो फॉल्ट है उनको डिफरेंट ग्रुप में हमने डिवाइड करा गया है ना, ताकि वो वाइडनिंग स्टेज से पहले उसको रिमूव कर सके यान क्लीनर के द्वारा। तो ऊस्टर क्लासमेट फॉल्ट है, इसमें हमारे पास 23 कैटेगरी के फॉल्ट हैं। कितने हैं? 23 कैटेगरी ऑफ फॉल्ट हैं। तो हम देखते हैं डायग्राम में, ये है हमारे पास A1 B1, ये हमारे पास चार्ट बना है ऊस्टर क्लासमेट फॉल्ट का, ठीक है। इस तरफ हमारे पास जा रहा है यान का लेंथ और ये है हमारे पास डाया, ये लेंथ है और ये है डाया, ठीक है। तो ये किसने में दिया हमने? +100% +50%, मतलब कितना वो मोटा जा रहा है, और यही है कितना हमारे पास लंबाई है, ठीक है, डोनेट कर रहा है। ये तो A1 A2 4 हैं, इस तरह से इनका E F G H1, ठीक है। यहाँ पे माइनस में है, मतलब ये थिन प्लेसेस हैं, ये थिक प्लेसेस हैं, डाया में थिक, और ये है माइनस में जो आया वो थिन प्लेसेस हैं। तो अगर हमारे पास अगर A1 फॉल्ट है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उसका डाया कितना है? +100% बोला है, मतलब 2D, और उसकी लेंथ 0.1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से अगर A4 आया तो 5D और 0.1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर उसकी आ गई हमारे पास लेंथ, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो हमारे पास A4 B4 C3 C4 D4 D3, ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ कितनी तक, D4 की लेंथ कितनी चलेगी? 4 to 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर कितने में डिवाइड किया है इसको, ठीक है। और हमारे पास सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, ये मीटर में होगी। और यहाँ पे हमारे पास इसका डाया भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट है, मतलब इनको रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये फैब्रिक में बहुत बड़ा फॉल्ट क्रिएट करेंगी। इसी तरह से हमारे पास A3 B3 C2 और D2, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट है क्योंकि इनकी भी हमारे पास डाया और लेंथ ज़्यादा है। जबकि A2 B2 A1 B1 है ना, ये थोड़े कम रेंज के फॉल्ट हैं, तो इतना चल जाता है, ठीक है। अब आगे हमारे पास लॉन्ग और थिक फॉल्ट, जो E और G आ गया। देखो कितने लंबे, 8 से लेके सेंटीमीटर में 8 से लेके 32 सेंटीमीटर का है ये हमारे पास, 64 आएगा आई थिंक, 64, ठीक है। G जो है हमारे पास 8 to लेके 64 सेंटीमीटर का है, तो बहुत चौड़ा फॉल्ट है। और इसकी डाया भी देखो कितना है हमारे पास, 2D से लेके 5D तक E की, तो ये हमारे पास बहुत ही बड़ा लॉन्ग और थिक फॉल्ट है E और G, तो इनको हमारे पास हटाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आगे थिन फॉल्ट, जो H2 है I1 है, ये क्या है हमारे पास? थिन फॉल्ट है। H1 है, उसका कितना आ गया? 0.7D, क्योंकि माइनस में गया ना, 100 - 30 करो, कितना आया? 70, तो कितना आया? 0.7, है ना, 0.7D, तो H1 है उसका। और H2 कितना का आ गया हमारे पास? 0.3, ठीक है, 0.55 से लेके 0.3 तक, ठीक है। तो इतना है डाया क्या है, और लेंथ तो इनकी कितनी है? 8 to 32 सेंटीमीटर तक है H2 हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये क्या करेंगे हमारे पास, जैसे इनकी हम प्रोसेसिंग करेंगे तो ये हमारे पास ब्रेकेज क्रिएट करेंगे। ब्रेकेज क्रिएट करेंगे तो हमें क्या करेगा, वहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। जहाँ नॉट लगाएंगे वहाँ पे क्या अपीयरेंस का हमारे पास ख़राब होगा, ठीक है। और प्रोसेसिंग जैसे ही ब्रेकेज आता है तो हमें मशीन रोकनी पड़ेगी, उसको क्लियरेंस करनी पड़ेगी, तो हमारे पास प्रोसेसिंग में भी डिले होगा और हमारे पास कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए जितने भी ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट हैं उनको पहले हम यान में क्लियर कर लेते हैं, यान क्लियरर से, फिर उसके बाद उसकी वीविंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। ऊस्टर क्लासमेट फॉल्ट, इसमें कितने फॉल्ट होते हैं? 23।
कौन सा किस रेंज का फॉल्ट है, कौन सा थिक है, कौन सा थिन है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ये था आपका यार्न इवननेस टेस्टिंग के बारे में। थैंक यू।